दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आपको एक नए टॉपिक पे मेरा सेकंड एपिसोड, एक नया टॉपिक है जो कि नौशिया एंड वोमिटिंग है। नए टॉपिक को, सेकंड टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि नौशिया वोमिटिंग क्या है, और इसको बेसिक अगर पेशेंट आता है, फर्स्ट टाइम पेशेंट, अगर आप डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, आपके पास में फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है, तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉज वगैरह ये सब नहीं पता है, तो आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, आपको एक सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा, एक आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वोमिटिंग के साथ अगर पेशेंट आता है या नौसिया होता है तो उसके लिए हमको क्या करना है। अगर माइल्ड केस है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये माइल्ड केस है, तो और पेशेंट चल के आता है कि हमको डॉक्टर साहब हमको नौसिया हो रहा है, वोमिटिंग के जैसा या उल्टी के जैसा लग रहा है, जी मचला रहा है, तो हमको करना क्या होगा। तो एक आसान भाषा में समझेंगे। टैबलेट पेरिनॉम 10 mg सुबह शाम या SOS जरूरत के हिसाब से, स्टेट डोज में भी दे सकते हैं। स्टेट डोज का मतलब होता है कि एक टैबलेट दे दिया, अगर वोमिटिंग बंद हो गई तो फिर रोक देना है, इस तरीके इसको SOS बोलते हैं, यानी जरूरत के हिसाब से। BD मतलब होता है बोथ अ डे, तो इसको पेरिनॉम को 10 mg सुबह शाम देना है, ठीक है। और जो दूसरा टैबलेट हो गया, अगर ये नहीं, इसको देने के बाद कंट्रोल नहीं होता है या लगता है नहीं काम कर रहा, तो टैबलेट ऑनडेमसेट्रॉन यानी ऑनडेम 4 mg दे देना है। 4 mg देंगे, स्टेट डोज में दे सकते हैं, यानी एक ही बार में दे सकते हैं, जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं। BD बोथ अ डे 2 टाइम दे सकते हैं, और TDS 3 टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं ऑनडेम को, टैबलेट ऑनडेम को दोस्तों। और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एसिड क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, यानी अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में, फॉर एग्जांपल अगर ये लंग्स हो गया आपका, और यहां से स्टर्नम हो गए, यहां पे ऐसा लग रहा है ये स्टमक हो गया, ये ड्यूडेनम, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अल्सर क्रिएट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जलन होता है कुछ खाने पीने की वजह से, यहाँ नीचे लोअर साइड में। तो आपको करना क्या है, जेल्यूसिल MPS आता है, लिक्विड जेल्यूसिल MPS, इसको 2 चम्मच देना है हर 4 घंटे पे। गैस्ट्राइटिस सीवियर होगा तो ये क्या करेगा, नॉर्मलाइज कर देता है एसिड को, यहाँ की एसिड को नॉर्मलाइज कर देगा और रिफ्लक्सेस नहीं होने देगा, यानी HCl को नॉर्मल कर देगा, जिसकी वजह से वोमिटिंग होना बंद हो जाएगा दोस्तों। और जो चौथा नंबर का है डोमपेरिडोन, ये भी एंटी एमेटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका क्या काम होता है, ये नॉर्मलाइज कर देता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। मान लिया जो इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट होती है, जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है, वो आगे की तरफ कर देता है, यानी बैक फ्लो नहीं होने देता है, यहाँ से एसिड को बैक फ्लो नहीं होने देता है, वो आंतों को आगे की तरफ बढ़ा देता है। जो मोटिलिटी होती है गैस्ट्रिक की, उसको नॉर्मल कर देता है। इसको लेना कैसे है, 10 mg 3 से 4 टाइम पर डे दे सकते हैं, हाफ आवर बिफोर मील, यानी खाने से आधा घंटा पहले 3 से 4 बार एक दिन में इसको यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है जो जनरल वे में आता है। अगर पेशेंट कोई ड्रग ले रहा है, कोई दवा ले रहा है, वो ड्रग्स वो वाला नहीं जो नशेड़ी यूज करते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। अगर कोई पेशेंट अगर कोई मेडिसिन ले रहा हो, आसान भाषा में समझिए, फॉर एग्जांपल फ्लेजिल, ये एंटी एमीबिक यानी मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल दवाई है, NSAID यानी एनसेट्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल निमोस्लाइड हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, डाइक्लोफिनाक हो गया, जितने भी पेन किलर हैं ये NSAID में ज्यादातर आते हैं, एनसेट्स ग्रुप में आते हैं। तो इस तरीके की मेडिसिन जो ले रहा है, जैसे गांव में जो प्रूफेन वगैरह जो आम दुकानों पे जो मिलती है, खुद से जो सेल्फ मेडिकेटेड करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, अल्सर हो जाता है। ये हिस्से में, ये नीचे हिस्से में HCl ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से अल्सर हो जाता है, उसकी वजह से भी वोमिटिंग होने लगता है। पेशेंट जैसे कुछ खाएगा यहाँ से फटाक से वोमिटिंग कर देगा। तो करना क्या है, अगर ये मेडिसिन की वजह से ऐसी तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले काम करना है कि ये मेडिसिन को, मेट्रोनिडाजोल को बंद करना है, एंटी एमीबिक को, एंटी मलेरियल बंद करना है, NSAID ग्रुप की सारी दवाएं बंद कर देनी है। उसके बाद में क्या करना है, अगर जरूरत है, ये दवाओं पर चलने के लिए जरूरत है और पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा, ज्यादा HCl सीक्रेट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इंजेक्टेबल फॉर्म में देना होगा।
इन दवाओं को मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन, एनेफिलाइटिस की जो दवाएं उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे फॉर सिग्निफिकेंट नॉसिया और वोमिटिंग, यानी महत्वपूर्ण हमको ये है कि अगर टैबलेट फॉर्म में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमको इंजेक्शन फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इंजेक्शन फॉर्म में जो सबसे पहला नंबर आता है वो इंजेक्शन पेरिनॉम का आता है, इंजेक्शन पेरिनॉम का आता है। तो पेरिनॉम जो 5 mg पर ml, यानी कि 2 ml का 10 mg स्टेट डोज में 2 cc 2 ml IM देना है। इसको स्टेट डोज में भी रख सकते हैं और डोज रिपीट भी कर सकते हैं। स्टेट डोज यानी शुरुआती भी दे सकते हैं और इसका डोज रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर कंट्रोल नहीं होता है, पेरिनॉम देने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है, तो दोस्तों इंजेक्शन ऑन्डेंसेट्रॉन यूज करना है 4 mg IV यूज करना है। स्लोली पुश करना है डिस्टिल वाटर के साथ मिला के, 10 ml वाली सिरिंज में डिस्टिल वाटर मिला के स्लोली पुश करना है IV में। और अगर लगता है कि कंट्रोल हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो वापस इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद जरूरत के हिसाब से इसको इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। BT डोज में भी कर सकते हैं। और जो तीसरा नंबर आता है, अगर रेगुलर बेस पे हमको चालू करना है, स्टेट डोज देने के बाद में अगर ये कंट्रोल हो जा रहा है, कंट्रोल अगर हो जा रहा है, और साथ में जो इंजेक्शन होता है, जो एक और इंजेक्शन हमको यूज करना है, मान लिया HCl ज्यादा सीक्रेट हो गया, खूब ज्यादा सीक्रेट हो गया, तो इंजेक्शन यूज करना है पैंटोप्राजोल या इंजेक्शन एसिलॉक, ये यूज करना है अगर एसिड स्टमक में खूब ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए इमरजेंसी में इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल 40 mg और एसिलॉक इंजेक्शन यूज करना है। अगर लग रहा है कि उसके बाद भी नहीं हो रहा है, इसोमिप्राजोल आता है और ओमिप्राजोल का इंजेक्शन आता है, कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर काफी ज्यादा HCl बन रहा है, पेट में काफी ज्यादा जलन हो रही है और वोमिटिंग के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एसिलॉक को डबल डोज और पैन 40 को डबल डोज दे करके यूज करना है। स्टेट यानी एक ही बार में दे करके यूज करना है। ये कंट्रोल हो गया। तो आपको 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए एकदम सादा खाना खाना होगा। खाने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि पेशेंट खाना नहीं खा रहा है तो ये दवा नहीं देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। एकदम सादा खाना उसको देना है 24 घंटे के लिए, जब तक यहाँ हील नहीं हो जाता है, ये वाला हिस्सा जब तक हील नहीं हो जाता है। और रेगुलर बेस पे हमको चालू करना है। थर्ड नंबर पे जो आता है ओमिप्राजोल, ओमेस 20 mg को OT डोज में स्टार्ट करना है, 5 दिन के लिए दे देना है। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा टिपिकल ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, ये सब बेसिक ट्रीटमेंट है और इसके आगे बहुत सारे टिपिकल ट्रीटमेंट है जो मार्केट में चल रहे हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन उतना टिपिकल अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सारे जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं एकदम बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं। कम से कम आप यहाँ से जो बेसिक डॉक्टर है, जनरल डॉक्टर है, आप यहाँ से शुरू करेंगे तब जाके आप टिपिकल ट्रीटमेंट तक पहुंचेंगे। और स्टार्टिंग से ही अगर मैं आपको टिपिकल ट्रीटमेंट बताने लगा तो आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो सब बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर इसके साथ पेट में दर्द रहता है तो इंजेक्शन एनाफोर्टन यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन बस्कोपेन यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन यूज कर सकते हैं और इंजेक्शन ड्रोटावेरिन का आता है वो भी यूज कर सकते हैं। स्टेट और SOS दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा अगर वोमिटिंग हो रही है तो कोशिश ये करना है कि बहुत ज्यादा ओरल मेडिसिन से बचना है, बहुत ज्यादा इंजेक्टेबल फॉर्म में ही देना है। कोशिश ये करना है कि ओरल मेडिसिन नहीं देना है। और इफ वोमिटिंग प्रोलॉन्ग्ड, इफ इनटेक एंड यूरिन आउटपुट इज पुअर, यानी लंबे समय से अगर उल्टी हो रही है, लंबे समय से, और इनटेक कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और यूरिन आउटपुट अगर बहुत कम यूरिन आउटपुट हो रहा है, बहुत कम यूरिन निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जाहिर सी बात है या उल्टी हो ही जा रही है, यूरिन आउटपुट हो ही नहीं रहा है, बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पेशेंट को ड्रिप लगाना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए ड्रिप लगाना पड़ेगा। तो ड्रिप लगाने के लिए IV फ्लूइड का यूज करते हैं। तो ड्रिप में RL और DNS स्लोली देना है, पेशेंट को स्लोली देना है। उसके बाद में अगर चेक कराने के बाद यानी लैब टेस्ट कराने के बाद इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मल मिलता है, सोडियम पोटेशियम, अगर ये सब इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको
नॉर्मल मिलता है, तो इससे क्या होता है ना, रेनल इफेक्ट पड़ सकता है, किडनी पे इफेक्ट होगा थोड़ा सिस्टम पे। तो इसके लिए क्या करना है, फिजिशियन को रिफर कर देना है। आपको जनरल प्रैक्टिस में अगर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मल या इम्बैलेंस आता है तो आपको केस नहीं लेना है, आपको फिजिशियन को रिफर करना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इफ एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन अकर्स, अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन आपको दिखाई देता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन आपको पेरिनॉम देने के बाद में कभी कभी क्या होने लगता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन दिखाई देने लगता है, जिसमें हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं, मुंह एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है, पार्किंसनिज्म जैसे सिम्टम आने लगते हैं, आंखें गोल गोल ऐसा घूमने लग जाती है। तो ऐसे कंडीशन में साइड इफेक्ट हो सकते हैं पेरिनॉम के। तो करना क्या होगा कि टैबलेट काम्पोज यानी डायजीपाम 5 से 10 mg स्टेट डोज में देना होगा। और बहुत ज्यादा अगर इमरजेंसी फॉर्म है तो इंजेक्शन काम्पोज यानी इंजेक्शन डायजीपाम 10 mg 2 cc 2 ml IM स्टेट डोज में देना है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हुआ तो IV दे सकते हैं, लेकिन IV थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए आपको अगर जनरल प्रैक्टिशनर है तो आपको IM ही देना बेहतर रहेगा। जो दूसरा इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन फेनर्गन होता है। फेनर्गन में एक तरीके से एंटीडोट के रूप में काम करता है। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन जो दिखाई देता है उसके एंटीडोट के रूप में जो काम करता है वो फेनर्गन हो गया, फेनर्गन काम करता है। तो फेनर्गन को भी 2 cc यानी 2 ml IM देना है, IV से बचना है, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत फास्ट साइड इफेक्ट होता है IV देने पे, तो IM देंगे तो सेफ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।